डायनेमिक ऑपरेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ, डायनेमिक ऑपरेशन मीन्स जब मैं उसके ऊपर एसी सिग्नल भी अप्लाई कर देता हूँ, वेरिंग कंडीशन ऑफ सर्किट इज कॉल्ड द डायनेमिक कंडीशन और द ऑपरेटिंग कंडीशन। इसको मैंने यहाँ इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, मैं आपको सीधा ही बता रहा हूँ। जब आप उसके अंदर एक एसी सिग्नल भी अप्लाई कर देते हो, इनपुट के ऊपर इनपुट अप्लाई कर देते हो, तब मैं उसको डायनेमिक ऑपरेशन बोलूँगा। और जब मैं इनपुट सिग्नल एसी सिग्नल अप्लाई नहीं करता तो मैं उसको क्या बोलूँगा, स्टैटिक या क्वेशंट ऑपरेशन। दिस अकर्स व्हेन एन इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड। अब देखिए यहाँ हमने एक सिग्नल अप्लाई किया है और वो सिग्नल जो आप देखेंगे सिग्नल हमने ऐड कर दिया, और जो सिग्नल का लेवल है यहाँ बहुत कम है। यहाँ देखो 0.6 तो यहाँ दिखा रखा है, और आप यहाँ देखिए 0.2 वोल्ट पीक टू पीक, पी के मीन्स पीक टू पीक। तो ये 0.6 वोल्ट यहाँ क्यों लगाया उसको, वो ये इसलिए ज़रूरी था कि यदि मैं ये यहाँ नहीं लगाता तो वो गैप ही फिल नहीं होता, जो थ्रेशोल्ड लेवल वाला गैप फिल नहीं होता। गैप फिल नहीं होता तो क्या होता, ये सिग्नल कुछ भी नहीं आता आउटपुट में, ये तो उस गैप को फिल करने में जाता सारा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ 0.6 वोल्ट अप्लाई किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट ये जब मैं अप्लाई करूँगा, मैंने साथ में इतने वोल्ट का डीसी सिग्नल भी अप्लाई किया है, तो आउटपुट में आपको 10 वोल्ट का पीक टू पीक मिलेगा। मीन्स यहाँ एक पीक होगी और यहाँ पीक होगी। वो कैसे होगी, वो जो वोल्टेज आपकी यहाँ से आ रही है ना, उस वोल्टेज का यूज़ करके वो अपना लेवल बढ़ाएगा। समझ रहे हो, यहाँ जो सिग्नल बहुत छोटा है, यहाँ जो सिग्नल है वो डीसी लेवल है, उस डीसी लेवल का यूज़ करके वो क्या करेगा, अपना यदि मैं ये बंद कर दूं, ये यहाँ जीरो कर दूं, तो आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आउटपुट में कुछ नहीं मिलने वाला फिर। तो इसलिए क्या है कि ये ऑपरेटिंग सिग्नल होना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये ऑपरेटिंग सिग्नल लगेगा तभी तो यहाँ वेरिएशन होगा, वो रेजिस्टेंस वेरिएशन होगा, और तभी तो यहाँ करंट फ्लो करेगा। जो करंट जो फ्लो कर रहा है, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आउटपुट में आएगा, जिसके कारण पोटेंशियल आउटपुट में आएगा, वो इसी के कारण तो आएगा। हाँ, वोल्ट जो रेजिस्टेंस वेरिएशन का काम है वो ये पोर्शन कर रहा है। रेजिस्टेंस वेरिएशन इस सिग्नल के कारण हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस वेरिएशन। लेकिन इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 95% मैंने बताया था, वो करंट इसके कारण फ्लो कर रहा है। इट मीन्स जो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप मेनली आने वाला है वो तो इसी वोल्टेज के कारण आने वाला है। यदि इस वोल्टेज को मैंने जीरो कर दिया तो आउटपुट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको सिग्नल इस तरीके से मिलेगा। हाँ, ये 15 वोल्ट बोला है, ये 15 वोल्ट इसलिए लिख रखा है कि यहाँ ड्रॉप भी होगा, सिग्नल ड्रॉप होने वाला है यहाँ। उसके बाद देखिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये सिग्नल था जैसे बहुत छोटे लेवल का सिग्नल था, और यहाँ आप देखिए कि आउटपुट लेवल में आपको क्या मिल रहा है, ये 0 वोल्ट सिग्नल, इसका सिग्नल लेवल कितना अप हो गया, लेवल इंक्रीज हो गया ना। मीन्स पहले ये सिग्नल 0 लेवल ये था, अब देखो इसका 0 लेवल यहाँ आ गया। तो ये लेवल कैसे इंक्रीज हुआ, ये लेवल इस वोल्टेज के कारण इंक्रीज हुआ, ये वोल्टेज ने इंक्रीज किया ये लेवल। ठीक है, इट मीन्स ये लेवल वही है जो इसका है। ठीक है, मीन्स यहाँ से जो फ्लो कर रहा है इसका नहीं कह सकता मैं यहाँ, क्योंकि इसका यहाँ ड्रॉप भी होगा, ड्रॉप होने के बाद यहाँ जो वोल्टेज मिलेगी उसका है ये। वीसीसी तो मैक्सिमम हो सकता है, यहाँ वीसीसी तो मैक्सिमम हो सकता है, तो वीसीसी के बराबर तो यहाँ कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि मैं इसको जीरो करूँगा तो आपको आउटपुट नहीं ले पाओगे, मैं आगे समझाऊँगा आपको। तो वीसीसी लेवल ये है, लेकिन कुछ ड्रॉप होने के बाद, यहाँ कुछ ड्रॉप होने के बाद आपको यहाँ लगभग ये लेवल मिल जाता है। ठीक है, उसके अंदर फिर अपर लेवल, फिर लोअर लेवल, ये एक सेंटर लेवल है। इसकी बात भी हम करेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट की, जब हम बात करेंगे तो वो भी मैं समझाऊंगा आपको। अब एनपीएन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का ऑपरेशन क्या है, ये ऑपरेशन चलो मैं आपको इस डायग्राम में बता देता हूँ। जब ये पॉजिटिव साइकिल आया, जब ये पॉजिटिव साइकिल आया तो क्या होगा कि यहाँ
इसने इसको फॉरवर्ड बायस किया, फॉरवर्ड बायस इंक्रीज होगा, फॉरवर्ड बायस इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो यहाँ से करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो यहाँ ड्रॉप इंक्रीज होगा, यहाँ ड्रॉप इंक्रीज होगा तो यहाँ ड्रॉप डिक्रीज होगा, क्योंकि जो टोटल जो ड्रॉप हो रहा है वो इसके अंदर और इन जगहों पे ही हो रहा है। ये तो चलो नेगेटिव फीडबैक के लिए यूज़ होता है, लेकिन मेन ड्रॉप क्या है कि इसके और इसके बीच में हम कंसिडर करते हैं। तो जब इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो यहाँ जो ड्रॉप है वो डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ जो ड्रॉप है वो डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है सिग्नल तो यहाँ नेगेटिव सिग्नल है, ठीक है। ये जितना ये पॉजिटिव पीक में जाता जाएगा उतना ही नेगेटिव पीक में जाता जाएगा, ठीक है। ये तो होगा पॉजिटिव साइकिल की बात। जब नेगेटिव साइकिल की बात करते हैं तो ये रिवर्स बायस में जाता जाएगा, ये सॉरी रिवर्स बायस नहीं कहूँगा मैं ये कहूँगा कि इसका फॉरवर्ड बायस डिक्रीज होता जाएगा, इसका फॉरवर्ड जो वोल्टेज अप्लाई कर रखी है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, यहाँ पर इसके बीच में डिक्रीज हो जाएगी। और जब वो डिक्रीज होती चली जाएगी तो उससे क्या होगा, उससे क्या होने वाला है कि इसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, इसके रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब आपको आउटपुट ज़्यादा मिलने स्टार्ट हो जाएगी। ये इसका वर्किंग है। तो ये मैंने यहाँ बता रखा है और यहाँ ये बता रखा है, ये चीज़ मैंने यहीं डिस्कस कर रखी है, दोनों चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। अब यहाँ ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर के अंदर देखिए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की NPN देखो कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो सकती है, कॉमन एमिटर के अंदर भी क्या कुछ और हो सकता है। NPN कॉमन एमिटर और उसका अल्टरनेटिव डायग्राम देखिए, यहाँ जो वोल्टेज लगा रखे है वो पॉजिटिव वोल्टेज लगा रखी है, यहाँ जो वोल्टेज लगा रखी है वो नेगेटिव वोल्टेज लगा रखी है और इसको ग्राउंड कर रखा है, ठीक है। इसके अल्टरनेट पावर कनेक्शन के साथ है। अब ये PNP की बात करें तो उसका डायग्राम ये है, यहाँ पे मैंने -VCC लगा रखा है और इसको ग्राउंड कर रखा है, ठीक है। कंसेप्ट वही है कि हमने इसको फॉरवर्ड बायस करना है और इसको इस सेक्शन को रिवर्स बायस करना है। अब मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इसमें कंप्लीटनेस की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ ये पोटेंशियल डिवाइडर लगा रखा था, पोटेंशियल डिवाइडर इसलिए लगा रखा था कि इसको कुछ पोटेंशियल मिल सके जो 0.6 का गैप कवर करने के लिए ज़रूरी है, मिनिमम उतना तो चाहिए। लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं लगा रखी, देखिए आप यहाँ नहीं लगा रखी, तो इसका मतलब क्या है, जो इनपुट सिग्नल लगेगा ना उसी को वो गैप कवर करना होगा। या आप ये मान सकते हो कि मैंने आइडियली मान लिया कि आइडियली इसमें ड्रॉप 0 है, ठीक है। क्या करते हैं जब हम आइडियल चीज़ मानते हैं तो हम ये मानते हैं कि कोई थ्रेशोल्ड वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है, वो आइडियल केस मान लेते हैं। तो आइडियल केस नहीं होता जनरली कहीं भी, तो वो किस चीज़ को कमी पूरी करनी पड़ती है, इनपुट सिग्नल वो कमी पूरी करता है। फिर ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम बार बार दिखा चुके हैं, इसके अंदर R1 और R2 वगैरह ये चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये बेस और कलेक्टर रजिस्टर्स हैं। उसके बाद क्या है, इसका अल्टरनेटिव क्या है कि माइनस करके सप्लाई यहाँ लगा दी, इसका अल्टरनेटिव पावर डायग्राम। और उसके बाद क्या है, कॉमन एमिटर के अंदर VCC से आपने बेस पर भी एक सिग्नल दिया है और यहाँ कलेक्टर के ऊपर भी सिग्नल दिया है, R1 और R2 का आपने यूज़ किया है, ठीक है। ये आप अल्टरनेटिव यदि अल्टरनेट सर्किट देखते हैं तो ये है। उसके बाद आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के ऊपर। दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं यदि मैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, भले ही कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर किसी की भी बात कर लेता हूं, तो दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं। नंबर वन होता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व और सेकंड जो होता है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ये दो टाइप के कर्व होते हैं। इसमें देखिए कि जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जब आप ड्रॉ करोगे तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है वो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में होता है, और जो दैट इज़ टेकन विद डिफरेंट आउटपुट वोल्टेजेस। डिफरेंट आउटपुट वोल्टेजेस के लिए उनको ड्रॉ किया जाता है। कर्व्स कई सारे कर्व्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा रफली ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे
ठीक है, ये कर्व्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट वोल्टेज के लिए कर्व है। यहाँ ये देखेंगे तो ये है VI, और इनका पर्टिकुलर नेम होता है, जैसे कॉमन एमिटर यूज़ कर रहे हो तो हम इसको VBE लिखेंगे, VBE। और ये इनपुट करंट होता है I, ठीक है, इनपुट करंट। उसको मैं IB लिख दूंगा यदि मैं कॉमन बेस की बात, कॉमन एमिटर की बात कर रहा हूँ, और कॉमन बेस की बात करूँगा तो IE हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। और जो ये कैरेक्टरिस्टिक हमने ड्रॉ किए हैं, ये डिफरेंट वैल्यूज़ और डिफरेंट आउटपुट वोल्टेज के लिए ड्रॉ किए गए हैं। डिफरेंट आउटपुट वोल्टेज मीन्स जब आउटपुट वोल्टेज को एक लेवल पे रखा तब क्या था, दूसरे लेवल पे ले गए फिर क्या हुआ, तीसरे लेवल पे ले गए फिर क्या हुआ, फोर्थ लेवल पे ले गए फिर क्या हुआ। डिफरेंट आउटपुट वोल्टेज को अलग अलग जगह सेट करके फिर उसके बाद इनको निकाला गया है, ये कर्व्स निकाले गए हैं। इनपुट कर्व का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम आगे प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे, लेकिन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे होते हैं, देखिए ये यहाँ हम इसको बोलते हैं VCE, या मैं इसको बोलता हूँ V आउटपुट। ये मैं CE क्यों लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अदरवाइज ये V आउटपुट है। और यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ वो IC लिख रहा हूँ, दिस इज़ IC, ठीक है, ये IC है। और ये IC क्यों लिख रहा हूँ, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यदि मैं कॉमन बेस के लिए देखता हूँ तो अलग हो जाएगा, कॉमन बेस में तो यही रहेगा, कॉमन कलेक्टर में अलग हो जाएगा, ठीक है, कॉमन कलेक्टर में डिफरेंट हो जाएगा। तो आप देखिए अब ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसे आते हैं, ये डिफरेंट इनपुट करंट्स के ऊपर लिए जाते हैं। देखो ये डिफरेंट आउटपुट वोल्टेज के ऊपर ली गई थी, ये डिफरेंट इनपुट करंट्स के ऊपर लिए जाते हैं, या ये कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब यहाँ जो करंट है दैट इज इनपुट करंट IB यहाँ सबसे कम है, ठीक है। IB यहाँ इंक्रीज हो गया, IB यहाँ और इंक्रीज हो गया, IB यहाँ और इंक्रीज हो गया। जितना IB इंक्रीज होगा इट मीन इनपुट में जितना फॉरवर्ड बायस ज़्यादा करोगे, इसका मतलब क्या है कि आउटपुट में करंट और वोल्टेज की जो वैल्यूज होंगी वो ज़्यादा होंगी, ठीक है। ये इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का मैंने थोड़ा बताया है। और इसके अंदर देखिए कि जो लोड लाइन का कंसेप्ट मैं बताऊंगा तो वो भी इसी से आगे आप देखोगे कि इसी से आएगा। लोड लाइन भी इसी के ऊपर ड्रॉ की जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखिए आप, ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ हुआ है। और VCE आप ये देखोगे यहाँ पर, और ये आप IC देख रहे हो, ये डिफरेंट IB के ऊपर ये ड्रॉ की गई है। अब इसमें ये माना गया है कि यहाँ जो IB करंट ज़ीरो है तो ये ज़ीरो रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि IB करंट जब ज़ीरो हो तब भी थोड़ा बहुत करंट यहाँ होता है, ठीक है। और उसके बाद ये देखो आप इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक देखिए आप, इनपुट करंट आप इंक्रीज करते जा रहे हैं। इनपुट करंट क्या है IB, इसके अंदर इनपुट करंट क्या है IB। तो इनपुट करंट आप देखिए और इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा ये। उसके बाद क्या होता है कि सेचुरेशन आ जाते हैं, हम उसको सेचुरेशन बोलते हैं कि इसके बाद फिर सेचुरेशन आ जाती है। आगे आगे आप इंक्रीज करते जाओ सेचुरेशन आ जाएगी। 4 क्वाड्रेंट होते हैं एक्चुअल में, देखो 4 क्वाड्रेंट आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक्टिव रीजन होता है, ये जो होता है यहाँ दोनों चीज़, एक यहाँ तो हुआ फॉरवर्ड, एक फॉरवर्ड हुआ एक रिवर्स हुआ। इसको यदि मैं VBE लेता हूँ मीन्स इनपुट वोल्टेज, और इसको मैं यदि लेता हूँ VCE, ठीक है।
तो ये क्या हुआ, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, तो ये सॉरी ये सैचुरेशन रीजन है, ये सैचुरेशन रीजन है। इनपुट सेक्शन फॉरवर्ड, आउटपुट सेक्शन यदि रिवर्स हो गया तो तब ये एक्टिव रीजन है, ठीक है। और ये दोनों रिवर्स हो गए तो ये कट ऑफ रीजन है। और ये यहाँ यदि इनपुट सेक्शन रिवर्स है, आउटपुट सेक्शन फॉरवर्ड है, तो मैं इसको बोलता हूँ रिवर्स एक्टिव, ठीक है। जनरली आपके तीन ही यूज़ होते हैं, सैचुरेशन, एक्टिव और कट ऑफ। इसको हम नहीं यूज़ करते। सैचुरेशन और कट ऑफ स्विचिंग के लिए यूज़ होते हैं, जब आपको ऑन ऑफ सिस्टम करना हो। जब आपको ऑन करना हो तो सैचुरेशन रीजन में ले जाओ, और ऑफ करना हो तो कट ऑफ रीजन में ले जाओ। और एक्टिव रीजन जो है वो एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे हम यहाँ एम्पलीफिकेशन जनरली एम्पलीफिकेशन करके दिखाते हैं। एम्पलीफिकेशन जब आप सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहते हो तो हम कट ऑफ रीजन में एक्टिव रीजन में काम करवाते हैं। ये सब अभी आएंगे टर्म्स धीरे धीरे करके। अब देखिए यहाँ ये आपको लोड लाइन दिख रही है यहाँ, ठीक है। लोड लाइन क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो पॉइंट ए कट ऑफ और अप्लाइड वोल्टेज 25 वोल्ट, पॉइंट ए कट ऑफ रीजन है। मीन्स इससे नीचे जाएंगे तो क्या होगा कि ये चीज़ ऑफ हो जाएगी, और इससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि ये चीज़ सैचुरेशन रीजन के अंदर चली जाएगी। देखिए जो रीजन्स हैं वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि आप यहाँ वोल्टेज कैसे दिखाते हैं। जो वोल्टेज कैसे दिखाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ वोल्टेज आपने जो दिखा रखी है, तो यहाँ जो वोल्टेज शो की गई है ये पॉजिटिव क्या शो किया गया है, यहाँ पर करंट शो किया गया है और यहाँ वोल्टेज शो किया गया है। जो मैंने डायग्राम में शो किया था, मैंने तो इनपुट वोल्टेज इनपुट आउटपुट वोल्टेज शो की थी, उसके अकॉर्डिंग दिखाया है। लेकिन यहाँ जो इसने दिखाया ये करंट और वोल्टेज के बेस पर दिखाया है, करंट ये है और वोल्टेज ये है, तब उसके बेस पर। तो अब इसके अंदर देखूँगा तो ये यहाँ क्या होगा, जनरली आपको यही पढ़ने को मिलेगा। ये यहाँ क्या होगा, एक्टिव रीजन होगा, यहाँ क्या होगा, सैचुरेशन रीजन होगा, यहाँ क्या होगा, कट ऑफ रीजन होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, रिवर्स एक्टिव होगा, ठीक है। ये इसने क्या कर रखा है कि कलेक्टर करंट और वोल्टेज के बेस पर दिखा रखा है, करंट और वोल्टेज का बना के दिखा रखा है। डिपेंड करता है ना कि मैं कौन सा ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ मैंने इनपुट वोल्टेज ली थी और आउटपुट वोल्टेज ली थी, इसके बीच में मैंने दिखाया था, इसको रेफर करते हुए मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एम्पलीफायर का गेन क्या होता है, जो मैं गेन की स्टार्टिंग में बात की थी। एम्पलीफायर का गेन क्या होता है कि आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट के अंदर जितना चेंज आएगा, डेल्टा लिख रखा है, जितना चेंज आउटपुट में आएगा डिवाइड बाय इनपुट में जितना चेंज आया, उससे हम क्या निकालेंगे, गेन निकालेंगे। गेन कितना है, सोचा आपने कि गेन मैक्सिमम कितना हो सकता है? गेन मैक्सिमम कितना हो सकता है, देखिए मैक्सिमम गेन जो होगा, मैक्सिमम गेन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है और इनपुट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ, यदि मैं एक इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट मान लेता हूँ कि एक कांस्टेंट वोल्टेज दे रहे हैं, तो आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है आउटपुट मैक्सिमम कितनी हो सकती है। आप ये क्या मानते हो, आउटपुट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो ध्यान रखना बेटा, हमेशा ध्यान रखना ये चीज़ें कि आउटपुट वोल्टेज कभी भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ध्यान रखना ये चीज़। जो ये वोल्टेज लगा रखे हैं ना VCC, ये तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। कुछ लॉसेस भी होते हैं तो इसका मतलब इससे काफ़ी कम ही रहती है, वो इससे कम ही रहती है। मैक्सिमम जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो इससे कम रहती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। कोई आपको ये कहे कि 1 वोल्ट का सिग्नल लगा दिया ऑप एम्प के अंदर और 1 लाख का गेन है, वो होता भी है, उसका 1 लाख का गेन होता है ऑप एम्प का। तो यहाँ 1 वोल्ट का सिग्नल लगा दिया तो आउटपुट क्या 1 लाख वोल्ट मिलेगी? नहीं, 1 लाख वोल्ट नहीं मिलेगी। आप सीधा बता सकते हो कि ये जो सिग्नल आपने यहाँ लगाया, ये जो वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज लगाया, उससे ज़्यादा सिग्नल कभी भी नहीं मिल सकता। याद रखना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के अंदर। अब ये इसका गेन दिखाया गया, गेन कैरेक्टरिस्टिक दिखाई गई है। गेन कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आप ये देखिए R1 और R2 के साथ रिलेशन दिखाया गया है कि R1 आप डिक्रीज करते जाओगे तो गेन इंक्रीज होता जाएगा। देखिए R1 यहाँ है तो उस टाइम गेन क्या है,
R1 यहाँ आया तो गेन क्या हो गया, R1 यहाँ आया तो गेन क्या हो गया। तो R1 की वैल्यू आप चेंज करते जाओ तो गेन कितना आपको मिलता जाएगा। ऐसे ही जब आप यहाँ जाओगे तो आपको गेन कितना मिलता जाएगा। ये R2 की वैल्यू आप जब इंक्रीज़ करते जाओगे, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी डायग्राम के अंदर कि R1 और R2 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, R1 और R2 की बात कर रहा हूँ कि R1, ये देखिए R2 की वैल्यू जब आप इंक्रीज करते जाओगे, इसका मतलब क्या, पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला के ऊपर आ जाओ दोबारा से आप, R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय जितनी वोल्टेज आपने यहाँ लगा रखी है, ये वोल्टेज इसकी बात कर रहे हैं VCC, जितनी ये लगा रखी है आपने। तो इट मीन्स क्या हुआ, जितनी R2 की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाओगे तो उसके साथ क्या होगा कि इसका फॉरवर्ड बायस इंक्रीज होता चला जाएगा, फॉरवर्ड बायस इंक्रीज होता चला जाएगा। तो उससे क्या होने वाला है कि फॉरवर्ड बायस इंक्रीज होने से आप को क्या बताया था मैंने कि जैसे जैसे आप R2 को इंक्रीज करते जाओगे तो आपको गेन भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, R2 जैसे आपने इंक्रीज किया, R2 की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो तो आपका गेन भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिए। क्यों होगा वैसे, थोड़ा सोच के देखो। देखो जब आप ये R2 यहाँ लगा रहे हो, R2 लगा रहे हो, इसका मतलब यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा लगाया तो यहाँ इस ड्रॉप इंक्रीज हुआ, ड्रॉप इंक्रीज हुआ तो क्या है कि यहाँ जो सिग्नल लगेगा, अब उस सिग्नल के का पूरा यूटिलाइजेशन क्या होगा, इसके लिए होगा, इस मीन्स आउटपुट के अंदर वो ट्रांसफ़र होगा, उसका कुछ भी पोर्शन यहाँ वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगा, सेम सिग्नल यूज़ होगा आउटपुट को वेरी करने के लिए। तो आप ये देखिए, यहाँ इनपुट सिग्नल ये है और यहाँ पर आउटपुट सिग्नल ये है, आप देख सकते हैं। ये आपका ग्राफ है। R1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बायस, R1 जो है वो बायस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और R2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायस। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, फॉरवर्ड बायस इंक्रीजेज। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो फॉरवर्ड बायस इंक्रीज होता है उस टाइम। अब देखिए यहाँ R3 का क्या रोल है। R3 जैसे जैसे आप R3 इंक्रीज़ करोगे तो कलेक्टर वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, गेन इंक्रीज़ होगा, और गेन जो है प्रोपोर्शनल टू R3 है। लेकिन जो ये स्टेटमेंट है ना, ये पार्शियली ट्रू है, ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। मैं ये आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको कि R3 को आप ऐसा नहीं है कि कितना भी बढ़ा लो उतनी आउटपुट इंक्रीज़ होती चली जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू, याद रखना, ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। हमें एक ऑप्टिमम लेवल मिलता है, उस लेवल तक तो गेन इंक्रीज होता चला जाता है, लेकिन उससे आगे यदि मैं R3 की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो गेन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, याद रखना ये चीज़। ठीक है, ये मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा इस चीज़ को कैसे होने वाला है वो चीज़। ठीक है, R2 का देखिए 6 किलो ओम चेंजेस the load line and gain increases from 10 volt to 12.5 volts। देखिए यहाँ चेंज किया गया है, देखो 3.5 से लेके 3.5 से लेके 16 के बीच में वेरिएशन हुआ है ये यहाँ VCE के ऊपर देखिए आप, और ये आप क्लियरली देख सकते हैं। ये जितने भी शो किए गए हैं लोड लाइन के ऊपर वो ऑपरेटिंग पॉइंट्स शो किए गए हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे आगे।